आत्मीय भाइयों एवं बहनों प्रणाम। वाङ्मय 51 महापुरुषों के अविस्मरणीय जीवन प्रसंग भाग 2। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। अध्याय 1 शौर्य और साहस के सुदृढ़ स्तंभ। आपको पढ़कर सुनाते हैं। मूर्तिमान शौर्य शिवाजी। साथियों, औरंगजेब के शासन का मध्याह्न सूर्य तप रहा था। अधिकांश हिंदू नरेश आत्मसमर्पण कर चुके थे। शहंशाह की भ्रकुटी का एक वक्र संकेत किसी का भी भाग्य निर्णायक बन जाता था। चारों ओर भय, आशंका, कठोरता तथा लूटपाट का आतंक छाया हुआ था। पर ऐसे समय में भी देशभक्ति मरी नहीं थी। कुछ नरकेसरी उसे अपने श्वासों से जीवन दे रहे थे। धार्मिक तथा राष्ट्रीय भावनाओं का जैसा सुंदर समन्वय इस काल में हुआ, शायद ही किसी काल में हुआ हो। शाहजहां के समय में ही एक दुर्दमनीय शक्ति पनपना आरंभ हो गई थी। वे थे शाहजी भोंसले नामक एक मराठा सरदार। वे पहले अहमदनगर की रियासतों में और फिर बीजापुर में उच्च पद पर कार्य करते रहे। नरकेशरी वीर शिवाजी को जन्म देने का श्रेय इन्हीं को है। शेरों के शेर ही हुआ करते हैं, पर यहां तो पुत्र का साहस, बल तथा पुरुषत्व पिता से भी 2 कदम आगे था। शिवाजी का जन्म 10 अप्रैल 1627 को शिवनेरी के पर्वतीय दुर्ग में हुआ था। अपनी मातृभूमि को पराधीनता के पास से निकालने के लिए शिवाजी ने अपने जीवन का कण कण, क्षण क्षण विसर्जित कर दिया था। जन्म के कुछ काल पश्चात ही पिता का संरक्षण विधाता ने उठा लिया। पर इनकी माता जीजाबाई भी भारतीय वीरांगना थी। उन्होंने पिता का अभाव खलने नहीं दिया और उन्होंने वे समस्त कार्य शिवाजी को स्वयं अपनी देखरेख में सिखाए जो पिता का कर्तव्य हुआ करता है। राष्ट्रीयता की भावना को तो उन्होंने माता के दूध में ही दान किया था। 16-17 वर्ष के किशोर के मन में यही द्वंद्व मचा रहता था कि किस प्रकार इन नर हत्यारों से अपनी भारत मां को स्वतंत्र कर लूं। पास में कोई बड़ी सेना न थी, बड़े साधन न थे। हाँ, हिम्मत अवश्य थी, हिम्मत बहुत थी। इनके व्यक्तित्व को गढ़ने का श्रेय इनकी माता को तो है ही, पर इन्हें नरपुंगव बनाने में जो योगदान इनकी गुरु समर्थ गुरु रामदास का है, वह भी अतुलनीय तथा असीम है। शिवाजी उनके सर्वाधिक प्रिय शिष्य थे। राष्ट्रीयता की उत्कट भावना सागर की उत्ताल तरंगों की भांति हृदय में हिलोरें लिया करती थी। इन्होंने सोचा कि बड़ी सेना इकट्ठी करनी तथा बड़े पैमाने पर साधन एकत्रित करने को तो पर्याप्त समय चाहिए। क्यों ना कुछ अपने पास है उसी को अंजलि में भरकर मां के चरणों में समर्पित कर दिया जाए। और इन्होंने छोटे छोटे कई संगठित दलों का निर्माण किया। स्वामी रामदास के आदेशानुकूल शिवाजी के नेतृत्व में मर मिटने के लिए तैयार कई जवान आगे आए और शिवाजी ने इन छोटे छोटे दलों को लेकर ही अपना कार्य प्रारंभ कर दिया। साथियों, उन्होंने सह्याद्री पर्वत पुत्रों, मालवा आदिवासियों की सहायता से एक एक करके बीजापुर सल्तनत और मुगलों के अधीन किले छीनने आरंभ किए और अपने राज्य का विस्तार किया।
उन्हें अपने सजातीय बंधुओं से आरंभ में सहयोग नहीं मिला। स्वाभिमानी और सरल स्वभाव मालवा वीरों ने शिवाजी के ध्येय की पूर्ति के लिए जो बलिदान किए वे इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठ बन चुके। बाजीराव देशपांडे का बलिदान हमारे इतिहास की गौरवपूर्ण थाती है। 19 वर्ष का युवक जहां भी औरंगजेब के अत्याचारों की प्रबलता देखता वहीं अपने इस छापामार दल के साथ टूट पड़ता। सर्वप्रथम पूना के समीप इन्होंने एक छोटा किला अपने बलबूते पर अपने अधिकार में किया। इससे सभी का साहस बढ़ा। नेतृत्व करने की कुशलता शिवाजी को दैविक देन के ही रूप में प्राप्त हुई थी, उसे निखारा स्वामी रामदास ने। और उसका खुलकर उपयोग किया। शिवाजी ने अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए, अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए, अपने धर्म की रक्षा के लिए। धर्म का वास्तविक उद्देश्य क्या है वह हमें इसी काल में क्रियान्वित होता दृष्टिगोचर होता है। गांव गांव मंदिर स्थापित किए गए। नित्य ही सब वहां भगवत भजन के बहाने एकत्रित होते। नव युवकों में स्वामी रामदास राष्ट्रीय भावना जागृत करते। बड़े बड़े अखाड़ों का भी निर्माण किया गया। वहां युवकों को अपने शरीरों को बनाने तथा शस्त्र विद्या में कुशलता प्राप्त करने का प्रशिक्षण दिया जाता था। शिवाजी सभी से संपर्क स्थापित करते, स्वयं सबको निज के भाई जैसा ही स्नेह प्रदान करते तथा मरने मारने में सदा आगे रहते। स्थान स्थान पर इन्होंने इसी प्रकार कई छोटे छोटे किले जीते। यद्यपि इनके सहयोगियों की संख्या औरंगजेब की सेना की तुलना में बहुत ही अल्प थी, परंतु रणबांकुरों का साहस, उत्सर्ग की भावना तथा कार्यकुशलता इतनी अधिक थी कि इनका एक एक सिपाही मुगल सेना के 20-20 सैनिकों के लिए पर्याप्त सिद्ध होता था। मित्रों, शिवाजी की सफलता का रहस्य उनका संगठन, राष्ट्रीय निष्ठा तथा कुशल नेतृत्व तो था ही, पर एक वस्तु और थी। वह थी यदि काल भी सामने आ जाए तो उससे भी जूझ जाने का संकल्प, पूर्ण साहस। इसी साहस के बल पर वे अपनी छोटी छोटी टुकड़ियों को लेकर किलों पर हमला करते और विजयी होते। शिवाजी के इस अदम्य उत्साह तथा पराक्रम से औरंगजेब अभिभूत हो उठा था। उसने इन्हें धोखे से आगरे बुलवाया, पर यहाँ उसे मुंह की खानी पड़ी। राजनीति के साम दाम दंड और भेद चारों की नीतियां काम में लाई जाती हैं जब जैसी आवश्यकता हो। दक्षिण के मुगल अधिकारी तो इनके आतंक से इतने भयभीत हुए कि लगान का चौथा भाग इन्हें देने लगे, जो चौथ के नाम से आगे भी मराठे सरदार तथा राजे सदा वसूल करते रहे। अब तक शिवाजी कई किले अधीन कर चुके थे। अधिकांश दक्षिणी प्रदेश इनके अधिकार में था। सन 1674 में शिवाजी का रायगढ़ में धूमधाम के साथ राज्याभिषेक किया गया और अब वे एक अच्छी खासी व्यवस्थित शक्ति के स्वामी थे। संत तुकाराम तथा रामदास के भजन लोकमानस में वह उमस उत्पन्न करते थे जिससे राष्ट्रीयता के प्रति लोगों के हृदय में स्नेह निर्झर फूट पड़ते थे। शिवाजी यद्यपि स्वयं राजा बन गए थे तथापि समस्त राज्य संचालन वे स्वामी रामदेश समर्थ गुरु रामदास के आदेशानुसार ही करते थे। शिवाजी ने जीवन भर न तो स्वयं चैन की सांस ली, न औरंगजेब को ही चैन से सोने दिया। वे आजीवन अपनी मातृभूमि के लिए युद्ध करते रहे। दाहिने हाथ में शस्त्र तथा बाएं हाथ में शास्त्र की जो उक्ति है उसे हम शिवाजी के जीवन काल में चिरथार्थ हुआ देखते हैं। मित्रों, शिवाजी इतने कुशल प्रशासक थे, उतने ही चतुर राजनीतिज्ञ भी।
राजनीति के गुरु उन्होंने दादाजी कर्णदेव जैसे अनुभवी व्यक्ति से सीखे थे। दुष्टों के दलन के लिए छल बल का सहारा लिया जाए तो इसे अनीत नहीं कहा जा सकता। अतः उन्होंने अपने अभीष्ट उद्देश्य की पूर्ति के लिए साम दाम दंड और भेद की नीति का सहारा लिया। इसका अर्थ यह कदापि नहीं लिया जा सकता कि वे चारित्रिक दृष्टि से दुर्बल थे। उस काल के अन्य राजाओं से दिखते हुए भी वे उन सबसे निराले थे। शिवाजी के सैनिक मुगलों व बीजापुर सल्तनत की सेनाओं की रसद व गोला बारूद तथा माल गुजारी में वसूल किया गया धन भी मौका देखकर लूट लिया करते थे, पर उनकी यह नीति दुष्टों के साथ ही थी। एक बार जब उनका एक सेनापति एक किले की विजय के बाद किलेदार की रूपमती पुत्र बधू को भी पकड़ के लाया तो शिवाजी को अपने सरदार की इस नासमझी पर बड़ा क्षोभ हुआ। उन्होंने अपने सरदार से कहा, यदि हम भी ऐसा करने लगे तो हम में और लुटेरों में क्या अंतर रह जाएगा। भविष्य में कभी ऐसी भूल न करने का निर्देश देते हुए उन्होंने उस रूपवती रानी से अपने सरदार की नासमझी के लिए क्षमा मांगी तथा उसे ससम्मान अपने पति के पास भिजवा दिया। मित्रों, शिवाजी का यह नैतिक आदर्श और राष्ट्र प्रेम की उत्कट भावना जहां अपने साथियों में उनके लिए हंसते हंसते प्राण निछावर करने की प्रेरणा भर देती थी, वहीं शत्रु पक्ष के लोगों के दिलों में भी उनके प्रति प्रेम पैदा कर देती थी। जयपुर के राजा जयसिंह उनके इन्हीं गुणों पर रीझे थे। आगे चलकर जब औरंगजेब ने इन्हें आगरे के किले में बंदी बनाकर रखा तो जयसिंह के पुत्र राम सिंह से उन्हें भरपूर सहायता मिली। साथियों, शिवाजी कांटे से कांटा निकालना बखूबी जानते थे। दुष्ट व्यक्ति से सद्व्यवहार की आशा करना व्यर्थ होता है। उसको तो वैसे ही आचरण से जीता जा सकता है जैसा कि उसके साथ उचित है। अफजल खां शिवाजी के प्राण हरने का षड्यंत्र रचकर बीजापुर सल्तनत की हैसियत से उनसे मिलने आया था। वे उससे मिलने में धोखे की पूरी संभावना समझे हुए थे, अतः पूरी तैयारी करके उससे मिलने गए और वह अपने षड्यंत्र को सफल कर पाता उसके पहले ही शिवाजी ने उसका काम तमाम कर दिया। जयपुर के राजा जयसिंह की राय से शिवाजी औरंगजेब के दरबार में उपस्थित हुए ताकि औरंगजेब जोधपुर नरेश जसवंत सिंह तथा जयपुर नरेश जयसिंह की तरह उन्हें भी अपने दरबार में उच्च स्थान देकर अपना मांडलिक बना ले। इसके पीछे उनकी यह नीति थी कि यदि औरंगजेब ऐसा कर लेता है तो उन्हें आगे के लिए मुगल सेनाओं से लोहा नहीं लेना पड़ेगा तथा वे जयसिंह तथा जसवंत सिंह जैसे हिंदू राजाओं को भी अपनी ओर मिलाकर मुगल सल्तनत का सदा के लिए अंत कर देंगे। किंतु औरंगजेब भी एक ही काइया था। वह शिवाजी को यह मौका नहीं देना चाहता था। मौका नहीं देना चाहता था कि वे कोई खुरापात कर सके। उसने वहां शिवाजी को वह सम्मान नहीं दिया जिसकी वे सोच रहे थे। वे मात्र पंच हजारी मनस्बदार बनाए गए। वे अपने इस अपमान को सहन न कर सके। वे औरंगजेब के काइयापन को पूरी तरह समझ गए थे, अतः जब उसके सामने झुकना भी नहीं चाहते थे, वे किसी भी शर्त पर उसे अपना सम्राट स्वीकार करने को तैयार नहीं हुए। आगरा के दीवाने खास और दीवाने आम में शिवाजी ने औरंगजेब की जो उपेक्षा की, उसने उसके स्वाभिमान को उस बुलंदी पर ले जा चढ़ाया जो बड़े गर्व की बात।
औरंगजेब ने इन्हें आगरा के किले में बंदी बनाकर रख दिया। बंदी गृह से निकल भागने में उन्हें कई महीने लग गए, पर औरंगजेब इस सिंह को अपने पिंजरे में बंद करके रख न सका। वे चतुराई से उसमें से निकल गए। मित्रों, जितने समय तक वे महाराष्ट्र के बाहर रहे, उनके थोड़े से सरदारों ने महाराष्ट्र में किसी प्रकार की अराजकता या उपद्रव नहीं होने दिया। बाहर से होने वाले आक्रमणों को भी उन्होंने इसी प्रकार रोके रखा। उनका कोई सरदार सपने में भी उनसे विद्रोह करने की सोच तक नहीं सकता। इसके मूल में शिवाजी की निष्प्रहता और धर्मराज्य स्थापित करने की उत्कृष्ट कामना ही थी। उन्होंने कभी अपने को राजा नहीं माना। वे सदा महाराष्ट्र के एक सामान्य सेवक की तरह ही रहे। ऐसे व्यक्ति से भला कौन विद्रोह कर सकता था। औरंगजेब को भी राजा जसवंत सिंह को भेजकर उनसे संधि करनी पड़ी और उन्हें एक स्वतंत्र राजा स्वीकार करना पड़ा। यह सब उसने इसलिए किया था कि उसे दूसरे क्षेत्रों में उठ रहे विद्रोहों को दबाना था। थोड़े ही समय बाद फिर उसे महाराष्ट्र से लड़ना पड़ा। शिवाजी ने इसके लिए तैयारियां कर ही रखी थी। जीवन भर औरंगजेब महाराष्ट्र को दबाने की पुरजोर कोशिश करता रहा, पर असफल ही रहा, सफल न हो सका। शिवाजी को ऐसे ऐसे वीर साथी मिले जो देश के लिए प्राणों पर खेलने में हिचकिचाते नहीं थे। बाजीराव देशपांडे और तानाजी मालसरे जैसे सहस्त्रों वीर उनकी सेना में थे। महाराष्ट्र की पृष्ठभूमि तो समर्थ गुरु रामदास ने जनमानस में तैयार कर ही रखी थी। उसे क्रियात्मक रूप शिवाजी ने दे डाला। युद्ध कौशल और नीति कुशलता में ही नहीं, राज्य प्रबंध के मामले में भी वे तत्कालीन राजाओं से निराले थे। उन्होंने वास्तव में सुशासन दिया था जनता को। उन्होंने राज्य प्रबंधकों के लिए अष्टप्रधान मंडल की जिस परंपरा का प्रचलन किया, वो आगे के लिए भी महाराष्ट्र मंडल की रीढ़ बना रहा। वे पहले राजा थे जिन्होंने जागीरदारी व जमींदारी की प्रथा बंद करके भू राजस्व वसूल करने के लिए सरकारी कर्मचारी नियुक्त किए। उनकी शासन व्यवस्था भौतिक मौलिक थी, पारंपरिक नहीं। इसमें प्रजा की उन्नत व सुख सुविधा की भरपूर व्यवस्था थी। शिवाजी ने राज्य की अधिकतम शक्ति अष्टप्रधान मंडल के अधीन रखी। वह स्वयं नाम मात्र के राजा रहे। उन्होंने जिस स्वराज्य के लिए लड़ाइयां लड़ी थीं, वह स्वराज जिन्होंने अपने सुप्रबंध द्वारा लाकर बताया भी सही। लगातार 36 वर्ष तक उन्होंने वन पर्वत एक करके अनेकानेक युद्ध करके सशक्त महाराष्ट्र की स्थापना का स्वप्न साकार किया, जो समय की आवश्यकता थी। उसके बीज लोगों के दिलों में विद्यमान थे, पर उन्होंने अंकुरित करके पल्लवित पुष्पित पादप का रूप देने का श्रेय उन्हें मिला। महाराष्ट्र ही नहीं, वे तो सारे भारत को मुस्लिम शासन से मुक्त देखना चाहते थे। बुंदेलखंड केसरी महाराज छत्रसाल को प्रारंभिक अवस्था में सहायता व मार्गदर्शन शिवाजी से ही मिला था। बुंदेलखंड केसरी महाराज छत्रसाल को प्रारंभिक अवस्था में सहायता व मार्गदर्शन शिवाजी से ही मिला था। इस परंपरा को शिवाजी के उत्तराधिकारियों ने भी निभाया। सन 1680 में शिवाजी का देहावसान हो गया। उन्होंने अपने समय में एक युग पुरुष की भूमिका निभाई। उनका यह जीवन आदर्शों का एक चिरंतन प्रेरणा स्रोत है। उनके जीवन के कुछ प्रेरक प्रसंग आपको आगे पढ़कर सुनाएंगे। आइए सुनते हैं अगले वीडियो।